पढ़ेंगे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या इसका औचित्य। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवाद, नक्सलवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना तथा नव स्वतंत्र राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना। क्योंकि जब जिन परिस्थितियों में इनका प्रादुर्भाव हुआ उसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश बहुत ही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए थे। इन देशों के विकास के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। इस क्षेत्र में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नक्सलवाद के क्षेत्र में यह आंदोलन सफल रहा। दोनों गुटों से पृथक होने के कारण इस आंदोलन के देशों को दोनों गुटों से, पूंजीवादी गुट से तथा साम्यवादी गुट से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। अगर ये देश किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो इन देशों के सामने वही एक नई चुनौती खड़ी हो जाती। इसलिए ये आंदोलन इस क्षेत्र में सफल रहा। इसके बाद इस आंदोलन में परमाणु निशस्त्रीकरण को भी जोड़ दिया गया। इसके क्षेत्र में भी यह आंदोलन सफल रहा। लेकिन 1990 के दशक में सोवियत संघ का 15 भागों में विघटन हो गया। ध्रुवीय विश्व की जगह एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में एक भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के युग की शुरुआत हुई। क्योंकि शीत युद्ध की गुटनिरपेक्ष की स्थापना शीत युद्ध में दो गुटों के बीच बैलेंस या संतुलन बनाने के लिए की गई थी। लेकिन जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भूमंडलीकरण के नए युग की शुरुआत हुई, विचारकों ने प्रश्न उठाया कि शीत युद्ध का गुटनिरपेक्षता का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। सैद्धांतिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर अनेक प्रश्न उठते रहेंगे। कुछ आलोचकों का कहना है कि जब शीत युद्ध ही नहीं रहा, जब विरोधी गुट ही नहीं रहे, तो गुटनिरपेक्षता का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों को देख के साथ साथ अगर हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखें तो गुटनिरपेक्षता का महत्व जितना पहले था उतना ही महत्व आज भी है। इसकी स्थापना से लेकर अब तक गुटनिरपेक्षता के जितने भी शिखर सम्मेलन हुए उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष इसके शिखर सम्मेलन में कम से कम भाग लेने लग गए। लेकिन फिर भी आज भी उसकी प्रासंगिकता जो कि क्यों बनी हुई है। निम्न कारण हैं जिसके कारण इसको आज भी हम प्रासंगिक आंतरिक रूप से आज इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। लेकिन आज भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन को लेकर
आज जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। विश्व तापमान बढ़ रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। इसको लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच टकराव चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर नाम भी एक मंच है। विकासशील देश अपना विचार, अपने सिद्धांत नाम के माध्यम से रख सकते हैं और जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। नंबर 2, शरणार्थी समस्या। विश्व में विशेषतः विकासशील देश आज भी भूखमरी, गरीबी से पीड़ित हैं। इन देशों के लोग जो शरणार्थी जीवन जी रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में, उन्हें न तो उन देशों की नागरिकता मिली है, न ही रोजगार प्राप्त हुआ है। ऐसा ही हम एक उदाहरण ले रहे हैं, रोहिंग्या शरणार्थी समस्या। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान, जिन्हें म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश, भारत में शरण ले रहे हैं, इनको लेकर विकासशील देशों ने शरणार्थियों को लेकर एक मुहिम चलाई और इस समस्या से कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। इसके बाद में नंबर 3, आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन विकासशील देश इस समस्या से ज्यादातर जूझ रहे हैं, खाड़ी देश एवं दक्षिणी एशियाई देश। भारत जैसे देश को इस समस्या को उठाने में और समर्थन में नाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत ने नाम के माध्यम से इस समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया और विश्व के देशों को इसके प्रति जागरूक किया। नव साम्राज्यवाद। वर्तमान में साम्राज्यवाद की जगह नव साम्राज्यवाद का प्रसार बढ़ता जा रहा है। विकसित देश, औद्योगिक देश विकासशील देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। इसलिए संगठन अगर अपने ही देशों के एक दूसरे को आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान करे तो एक हद तक नव साम्राज्यवाद को भी रोका जा सकता है। साइबर हमले। वर्तमान में टेक्निक का युग है, इंटरनेट का युग है। इस युग में विकसित देश या टेक्निक अपराधी अकाउंट हैक कर लेते हैं, सुरक्षा को लेकर हैक कर लेते हैं। इसलिए विकासशील देशों को आवश्यकता है कि अपनी इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है उसको सुरक्षा मुहैया कराए, नवीन तकनीक का विकास करे। यह काम एक विकासशील देश नहीं कर सकता, सभी देश एक मंच के माध्यम से इसे कर सकते हैं। अंतरिक्ष का अनुचित प्रयोग। विकासशील देशों में कुछ देशों को छोड़कर अंतरिक्ष का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। विकसित देशों द्वारा ही अंतरिक्ष का अनुचित उपयोग किया जा रहा है। अतः विकासशील देश आपसी तकनीक का डिवाइड करके, आपकी तकनीक आपस में स्थानांतरित करके इसका उपयोग कर सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन टकराव। आज एशिया महाद्वीप में दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर, जहां आधिपत्य को लेकर जो टकराव चल रहा है, इस टकराव में इसके मुख्य केंद्र में नाम के देश भी शामिल हैं। अगर नाम चाहे तो इस टकराव से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी जो वर्तमान में चल रही है, विकासशील देश मेडिकल सुविधाएं
एक दूसरे को स्थानांतरित करें तो सभी विकासशील देश इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर सकेंगे। तो कोविड-19 में नाम संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आणविक निशस्त्रीकरण। विकसित देशों के पास आणविक हथियार हैं, वोट चल रही है। विकासशील देश जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उन्हें आणविक निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया है। एक अपने मंच के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य सम्मेलनों में भी इन देशों ने पुरजोर से कहा है कि परमाणु हथियारों पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाए। यूएनओ पुनर्गठन। नाम या गुटनिरपेक्षता के देश चाहते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, इसकी सदस्य संख्या जो 51 थी, आज इसकी सदस्य संख्या बढ़ गई है। तो लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार इस देशों की सदस्य संख्या इसमें बढ़ी है, तो सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में भी विस्तार होना चाहिए और विकासशील देशों का ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए।